और अब शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे की। एक बार फिर से तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। शांति समझौते और युद्ध विराम की बातों के बीच ईरान ने दावा किया है कि लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने है। इधर एमओयू साइन होता है, उधर लेबनान पर इजरायल लगातार हमले कर रहा है और इसी वजह से उसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार होर्मुज को बंद करने का फैसला लिया है। यानी अभी जो जानकारी मिल रही वो ये है कि होर्मुज बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ईरान की शीर्ष सैन्य कमान ने इस कदम को अमेरिका के विश्वासघात और दक्षिणी लेबनान में जारी इजरायली हमलों का जवाब बताया है और कह रहे हैं कि अगर हमले जारी रहेंगे तो उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी और गौर करने वाली बात यह है कि इसी सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद होर्मुज मार्ग को खोलने की घोषणा की गई थी। लगा था कि सब कुछ बेहतर और अच्छा है और सब आराम से हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, अगर आपने नोटिस किया हो कि जब जब सीजफायर की बात हो, जब जब कोई रास्ता निकालने की बात हो, तब तब इजरायल की तरफ से हमले दक्षिण लेबनान पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से तल्खियां दो दोस्तों के बीच में आई। अब हालात फिर से बदलते नजर आ रहे हैं। ईरान का आरोप है कि युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में हमले क्यों किए जा रहे हैं और आम नागरिकों की जान क्यों जा रही है। ईरान बार बार यही सवाल पूछ रहा है। वहीं ईरानी सेना ने इसे अपनी प्रतिक्रिया का पहला चरण बताते हुए चेतावनी भी दे दी कि अगर इजरायल की कार्रवाई नहीं रुकी तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर होर्मुज वास्तव में बंद रहता है कुछ लंबे समय तक, तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, जो अभी फिलहाल के लिए कम हुई है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और सप्लाई चेन पर दबाव जैसी चिंताएं फिर सिर उठाने लगी। तो क्या मध्य पूर्व में शांति समझौता टूटने की कगार पर नहीं है? यही सवाल है। क्या होर्मुज एक बार फिर वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बनता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? और इसका भारत पर क्या असर एक बार फिर से जो अभी पड़ा वो और पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा क्या? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाले थे इस वक्त की बड़ी खबर पर। ईरानी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। लेबनान में इजरायली हमलों को लेकर ईरान पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। लेबनान पर हमला सीजफायर का उल्लंघन है, यह ईरान पूरी तौर से कह रहा है और यह भी चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे, इसी तरह से अगर हमले किए गए तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए। लेबनान पर हमला सीजफायर का उल्लंघन है और एमओयू पे जब साइन हुआ था उस दौरान ये बातें कही गई थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान तार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर विराट मिश्रा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया दीवान सर आपसे लेना चाहूंगा कि एक तरफ एमओयू साइन हो जाता है, दूसरी तरफ ये हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 60 दिन और इस 60 दिन में कहानी बनती हुई नजर नहीं आने वाली। क्या ये अभी के हमलों से नहीं लग रहा है क्या? आपको अभी क्या लग रहा है इन सब चीजों को देख के? धन्यवाद। जय हिंद आपको और आप रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। मैं समझता हूं ये अमेरिका और इजराइल मिलके टटोल रहे हैं, आशीष जी टटोल रहे हैं कि ईरान कहां तक दबेगा, कहां तक झुकेगा। मेरी समझ में
और शायद क्योंकि अमेरिका को बेताबी है, ट्रम्प को बेताबी है कि लड़ाई लंबी ना खींचे, और वो निकलना चाहते हैं इनके प्रकार, तो उसके पहले अपना हाथ मजबूत करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि ईरान क्या एक्शन लेता है। ईरान, तो मैं समझता हूं ये छुटपुट चीजें जो है, मेरा आंकलन ऐसा है, छुटपुट अटैक लेबनान हिजबुल्लाह पे जारी रहेंगे साथ, और इजराइल अपनी टेरिटरी जो लेबनान के पकड़ के बैठा है वो छोड़ने वाला भी नहीं है, और बातचीत भी चलती रहेगी। 60 दिन है, और छुटपुट अगर इजराइल कर रहा है लेबनान पे, तो मेरी समझ में छुटपुट ईरान भी करता रहेगा। हॉर्मुज बंद किया, टोल ले लिया, अब यह भी कह रहे हैं, ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि हम गार्डियन टोल ले लेंगे, हॉर्मुज से शुरू कर देंगे। गार्डियन टोल माने हम उनको बचा रहे हैं, टोल को, हॉर्मुज हॉर्मुज खुला रख रहे हैं, तो इसके लिए हमारा हक है कुछ पैसे लेने का, ये भी उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूँ स्थिति एकदम क्लियर कट नहीं है, पर फिर भी मेरा आंकलन है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, और ये 2 महीने के लिए तो लड़ाई रुक जाए, परवान चढ़ेगा। एक बात और है, आपने अच्छा, हॉर्मुज बंद होता है तो इकोनॉमिक त्रासदी पूरी दुनिया को हो रही है, वो पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वो अभी अगर बीच में से $80 पर बैरल हो गया था, अभी वो 90 तक चलेगा, 100 नहीं जाएगा। क्यों? पूरी तरह अगर बंद नहीं होती, तो ये बीच का रास्ता चल रहा है, ऊपर नीचे ऐसा होगा। आशीष जी, बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगा। इस वक्त कोलकाता का मैं रुख करना चाह रहा हूं। सर सॉरी, आप सबको इंटरप्ट कर रहा हूं, सीधा रुख करते हैं मेहमानों का। विराट सर, सबसे पहले इस पर रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा कि भारत की ताकत जो है वो और मजबूत होती हुई नजर आ रही है समंदर के, अगर हम बात करें तो। एक बात कही, देखिए आशीष जी, भारत नेट इंपोर्टर रहा है हथियारों का, गोला बारूद का, साथ में शिप्स का भी। पर अब जो हमारी सैन्य क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है, और ये अच्छे संकेत हैं। देखिए, आपने बजट को भी अगर ध्यान दिया होगा तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जिस पैसे से हम सामान हथियार खुद से बनाते हैं, वो पहले के सालों में बढ़ा है। हमने अग्निवीर वाली जो स्कीम लाई थी वो भी इसी हिसाब से लाई थी कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा पाए और पेंशन और जो सैलरीज का हमारा बजट है उसको घटा पाए, तो वो एक अच्छा कदम था। अभी देखने वाली चीज ये है कि भारत की जो आत्मनिर्भरता बढ़ी है वो भी बढ़ी है, और साथ में जो दूसरे देशों में हमने एक्सपोर्ट शुरू किया है, लगभग 80 देशों में हम अपने जो हमारा सामान है, मिलिट्री वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स, वो हम जो एक्सपोर्ट करने लगे, वो बहुत ही अच्छा संकेत है। और आने वाले सालों में ये बढ़ने का इसका बहुत संकेत भी मिल रहा है, और ये खुशी की बात है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और डिफेंस में सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। एक चीज और, पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी जो पद बना है, ये तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सुब्रमण्यम आ गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको सिस्टमाइज करने की कोशिश की है कि प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो मिलिट्री अपैरेटस है, उनको सिंगल पॉइंट एडवाइस मिल पाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से, और किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। जो पहले आपने देखा होगा टर्फ वॉर्स भी हो जाती थी कभी कभी कि आर्मी अपनी तरफ से ज्यादा बजट मांग रही है, नेवी अपना बजट मांग रही है, एयरफोर्स, तो एक सिंगल पॉइंट आपके पास डेडिकेटेड आदमी है, एक जनरल है, जो सारी जो सेनाएं हैं उनकी जो डिमांड्स है उसको एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के पास सिंगल पॉइंट तरीके से रखते हैं, और वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी सेक्रेटरी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारा देश लगातार प्रोग्रेस कर रहा है मिलिट्री के क्षेत्र में। ठीक है, राम सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर, जिसमें भारत की ताकत मजबूत होती हुई नजर आ रही, साथ ही साथ हॉर्मुज को लेकर भी मैं समझना चाह रहा हूं कि एमओयू साइन होता है, फिर होती कि चलो ठीक है हॉर्मुज खुल जाएगा, सब कुछ अच्छा लगता है, फिर अचानक से होता है कि नहीं, लेबनान पर अगर हमले हो रहे हैं और फिर इसकी वजह से हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। तो ये जो 60 दिन वाली जो चलेगा सब कुछ, ये सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई गारंटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखिए, इसकी गारंटी दी जाएगी या नहीं जाएगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है वर्तमान जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री, देशवासियों को, नौसेना के सभी अधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारे 40 पोत तो नए आ गए हैं और 45 प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये आधुनिकतम चीज है। अब हमको बाहर से इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ही इनको बनाएंगे और आगे हमारी
जो तटरक्षा है उसको सुरक्षित रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है देशवासियों के लिए, भविष्य की उज्जवल भविष्य का ये मैं कामना करता हूँ। रहा सवाल ये हार्मूज की जो स्थिति आपने बताई है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, इस तरह का था क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। अमेरिका चाहता है जल्दी जल्दी उसके जो पैर फंसे हुए हैं यहाँ से निकल कर जाए, इसलिए ताबड़तोड़ उसने इस तरह का जो है MOU साइन किया है। सामान्यतः ट्रीटी डायरेक्ट होती है, यहाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ही ट्रीटी माना गया है और ये फ्लेक्सिबल है। 6 महीने तक इसका क्या असर होगा ये देखने को मिलेगा। अभी तो 2 महीने के भीतर भीतर ये पहला झटका है कि लेबनान पर चूंकि अटैक अभी भी जारी है और लेबनान का हिजबुल्लाह भी कोई चुप नहीं है, उसने भी इजरायली सेना के ऊपर आक्रमण किया है। इजराइल के सेंट्रल इजराइल में उसने मिसाइल्स दागी हैं, ड्रोन दागे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो तो उसका रिटेलिएट करेगा। और उसका दावा तो बड़ा साफ है इजराइल का कि भाई आपके MOU हुआ है अमेरिका और ईरान में, उसकी तो कोई भूमिका भी नहीं है उसमें। अब अगर कोई तीसरी व्यक्ति शर्त लेता है कि आप पहले उसको बंद कराइए तो भाई वो अपने देश की रक्षा तो करेगा। जब तक हिजबुल्लाह जो है अटैक बंद नहीं करेगा तब तक इजराइल कैसे बंद कर देगा। यहाँ निश्चित रूप से इजराइल का पक्ष जो है ताकतवर है। हाँ, एक ही चीज उसकी थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है जो ईरान को लग रही है, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सी था, हमास था, वो लगभग 90% खत्म हो चुका है। हुतीज अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ही एकमात्र उसका सबसे बड़ा एक प्रॉक्सी है जो कि उसके इशारे पर जो है इजराइल को परेशान करता रहता है। ना केवल इजराइल को परेशान करता रहता है, वो जो है आतंकवादियों को पाल पोस कर और पूरी दुनिया फैला रहा है। आज तो ये नया नहीं था सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, ये नया तो था नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो फिर ये सॉल्व, इसका मतलब तो फिर आप बेवकूफ बना रहे हैं ना लोगों को। बिल्कुल बना रहे हैं, निश्चित बना रहे हैं, ईरान भी बना रहा है और पश्चिम के देश भी बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा समझदारी का काम जो किया है वो नाटो के देशों ने किया। उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है कि उनको मालूम है कि यहाँ जो है किसी व्यक्तिगत राष्ट्रपति के परिवार के विकास के लिए ईरान की तेल पर नजर है, तो उसमें वो सहभागी क्यों हो? यही कारण है कि नाटो के देश अलग हो गए हैं और भारत की भूमिका इसमें विशेष महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि भारत ने इस चीज का बहुत पहले से अनुमान लगा लिया था कि लंबे समय तक खींचतान चलेगी, तेल का संकट दुनिया में आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अजिताभ लेकिन भारत सरकार ने सर, अजिताभ जी, ये संकट वाली जो बात है ये लंबा चलने वाली है, राम सर ने भी इशारों में बता ही दिया है, तो यानी बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये कह रहे थे कि वहां पर टैक्स लेना गलत है, अब वही आज की अगर मैं खबर जहां पढ़ रहा था वहां पर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ट्रुथ सोशल मीडिया पर यह साझा किया है कि ईरान लेना ले, हम करेंगे। देखिए, ट्रंप ने तो ये दूसरी बार खुल के कहा है, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 20% वहां पे टोल टैक्स एक तरह से कह लीजिए या प्रोटेक्शन टैक्स कह लीजिए अमेरिका वसूलेगा पहले का, और आज फिर उसने अपने सोशल मीडिया जो उनका ट्रुथ सोशल है उस पे लिखा है कि वहां का वो एंजल है अमेरिका और वहां का एक तरह से कहिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसके लिए जो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में जो खर्च हो रहा है उसकी एक तरह से टोल टैक्स लेगा। अगर उसने ये भी लिखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने, अगर ये समझौता नहीं होता है, अगर ईरान नहीं मानता है तो एक तरफ ये दबाव बनाने की कोशिश है, कूटनीति का पार्ट है, और सेम चीज ईरान भी कर रहा है। ईरान भी दबाव और कूटनीति का भरसक प्रयास कर रहा है। एक तरफ जो कह लीजिए लेबनान को उसने, दूसरी तरफ जो हॉर्मुज है, इस दोनों को वो छोड़ नहीं रहा है, इसको लेके वो कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो टाइम भी बाई कर रहा है, दूसरी तरफ इसको दबाव और कूटनीति का यूज करके ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज यहाँ ईरान की तारीफ करनी होगी कि उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना रहा है, बनाता ही जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की ताकत उसी की कमजोरी बन रही है। आप देख लीजिए, ईरान ने अपनी जनता को टूटने नहीं दिया, अपनी सेना छत विछत
होने के बावजूद उसको इंटैक्ट रखा, अपने हथियार कम होने के बावजूद गुरिल्ला वारफेयर एसिमेट्रिक जो कह लीजिए वो वहां पे खड़ा है। हॉर्मुज को उसने उससे बड़ा हथियार बना लिया, तो जो उसकी कमजोरी थी उससे उसने ताकत खींच लिया। अमेरिका की ताकत थी इजराइल। मिडिल ईस्ट में अगर कोई अमेरिका के साथ है तो वो एकमात्र इजराइल है, और इजराइल के प्रधानमंत्री को, इजराइल को जिस तरह से सरेआम राष्ट्रपति ट्रंप ने बेइज्जत किया है, उससे उसकी ताकत कमी है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद कमजोर हुआ है, चाहे हथियार के मामले में हो, आर्थिक रूप से हो, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में हो, हर तरफ से वो कमजोर हुआ है। और अब तो कूटनीति में भी कमजोर हो रहा है, उसके पार्टनर उसके साथ नहीं आए हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका अभी वीक ग्राउंड पे है, वेयर एज ईरान अभी एडवांटेज की स्थिति में है। जी आशीष जी। दिवान सर, आप भी यही देख पा रहे हैं कि ईरान को एडवांटेज है और अमेरिका इस वक्त वीक है, और अगर अमेरिका वीक है तो काहे का सुपर पावर, और क्यों अपना जो है डील इज डन वाली बातें करना? क्या करना चाहिए अब अमेरिका को, क्योंकि इजराइल तो नाराज है और वो सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हमले जारी रहेंगे। आशीष जी, बिल्कुल अमेरिका कमजोर है, ये तो 28 फरवरी से जाहिर है, दुनिया जग जाहिर है। और ट्रम्प साहब कह दे जाए ईरान हार गया, हम जीत गए, दुनिया भर की बातें कर लें, पर वो हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है, अपना पिन छुड़ा के भागना चाहते हैं ट्रम्प साहब। इनके पास कोई और चारा नहीं है। पर सवाल ये हो गया है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अजगर होता है, बड़ा पावरफुल होता है, और बड़ा सा हिरन ले लेता है मुंह में अंदर, ना तो निकाल सकता है बाहर, ना अंदर खा सकता है। तो ये ईरान ने तो दिखा दिया, और इस युद्ध के बाद जब भी खत्म हो, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ईरान का वर्चस्व मिडिल ईस्ट में एकदम झंडा गाड़ दिया उसने। और जो चाहे इस्लामिक नेटो बनाए, सऊदी, इजिप्ट वगैरह, पाकिस्तान मिला के कुछ भी करें, ईरान को अभी हिलाया नहीं जा सकता। और बड़ी भारी बात दुनिया के लिए, भारत के लिए भी, ईरान ने प्रूव कर दिया है, ईरान ने ये प्रूव कर दिया है कि जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वाला है, जो वॉरफेयर मिसाइल्स वाला है, जो वॉरफेयर ड्रोन्स वाला है, वही आगे का रास्ता है दुनिया में। और इसलिए ये जो लेसन दिया है, और बड़े बड़े और हाई कॉस्ट और सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ईंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हुए, $10,000 का ड्रोन, पैट्रियट मिसाइलें जो है $2 मिलियन की, 200 गुना ज्यादा, उनको तबाह कर रही है। तो ये स्मार्ट और एजाइल ये सिस्टम आप नहीं बनाएंगे तो आप युद्ध हार जाएंगे। और बातों से युद्ध जीता नहीं जाता है, दुनिया देख रही है। पर अभी देखिए, गार्डियन एंजल जो टोल लगाएगा अमेरिका, ये जो नया काम कर रहा है अमेरिका, हम तो कहते थे ईरान टोल ले रहा है 2 मिलियन। VLCC जो होता है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जो होता है, आशीष जी आपको पता है, 2 मिलियन बैरल कैरी करता है। अगर ईरान कहता था हम $2 मिलियन हम लेंगे चुंगी रिस्क टोल, सुएज में है, सुएज तो मैन मेड है, तो नेचुरल है, तो मतलब प्रति बैरल $1 ही बढ़ता था। अब ये अमेरिका भी लगाएगा, अगर अमेरिका सोचता है हम लगाएंगे, अभी इसमें क्या होगा, तो फिर कल को तो स्टेट ऑफ मलाका में भी शुरू लग सकता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम अमेरिका करता जा रहा है। पर एक अच्छी बात है, एक ही अच्छी बात है, क्या? अमेरिका इतनी बड़ी कमजोरी है, अमेरिका की, ट्रम्प की इतनी बड़ी कमजोरी है कि उसने एन केन प्रकारेण युद्ध को रोकना है। कम से कम 2 महीने 3 महीने रोकना है, जब तक इलेक्शन नहीं होती अमेरिका में। और इजराइल को पटा के जैसे भी करके समझा के फुसला के छोटा छुटपुट होता रहे, ये अच्छी बात है दुनिया के लिए। तो ट्रम्प फुल बंद भी नहीं होगा, फुल खुलेगा भी नहीं। तो दूर मत जाना, पास मत आना वाली बातें। और हमारी महंगाई $85 पे चलता सर। लेकिन विराट सर, इन सब की वजह से पूरी दुनिया परेशान होगी। मतलब अपने हिसाब से सारी चीजें करनी है। आपके यहां चुनाव है, आपकी वजह, एक तो आपने पूरा युद्ध छेड़ा, जिसके साथ छेड़ा आज वो नाराज होकर बैठ गया है। अब आप लोग की वजह से बाकी सब सफर कर रहे हैं ना। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज तो किया इस वॉर से, और इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हॉर्मुज बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक ईरान की तरफ से आया वो ये था कि हॉर्मुज बंद कर दो, और उसकी वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ी, जो LNG और बाकी LPG की कीमतें बढ़ी, वो संभालना अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया। और जहां तक इजराइल की बात है, देखिए आपको बताऊं, हालिया इतिहास देखिए आप,
1982 में जब हिजबुल्ला बना था, वो बना ही इसलिए था कि साउथ लेबनान से जो इजरायली फोर्सेज है उनको भगाना है, और सन 2000 में साउथ लेबनान को खाली कर दिया था इजराइल ने। अब आप मजेदार बात ये देखिए कि 2006 में बहुत भीषण हमला किया था हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर, और तब से इजराइल ने ये ठान रखा था कि ये जो साउथ लेबनान का एरिया है ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए हिजबुल्ला की कैपेबिलिटीज जो फायर करने की है, उनके पास मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उनके पास इजराइल के दिल में, उनके हार्ट में हिट करने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसी कैपेबिलिटी जहां पे मौजूद है, तो इजराइल किसी भी तरीके से अब साउथ लेबनान खाली तो नहीं करेगा, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि भाई हम आपके ऊपर तुरंत में हमला नहीं करेंगे। ये इस जो अभी टेक्निकल टॉक्स होने जा रही हैं ईरान और यूएस के बीच में, ये समझौता हो सकता है कि हमला नहीं होगा, पर हम जगह खाली कर देंगे, वो जगह छोड़ देंगे साउथ लेबनान से, इजरायली फोर्सेस हट जाएंगी, ये होने वाला नहीं है। पुराना जो इतिहास रहा है और पुराना जो इनका इम्पैक्ट रहा है हिजबुल्लाह को, बहुत ही खराब रहा है इजराइल के लिए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। ग्लोबल कीमतें बढ़ी हैं, भारत के लिए दिक्कत बढ़ी है। देखिए हमारे यहाँ 2 बार अभी तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है, डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। हम भी चाहेंगे, हम मतलब भारत चाहेगा कि ये जो संकट है ये अब निपटे, खत्म हो। देखिए पूरी दुनिया परेशान हुई, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा रेस किया कि पूरी दुनिया परेशान है, और अब ये हम भी चाहते हैं कि ये खत्म हो। और इसमें हमें एक चीज और भी देखनी चाहिए कि आने वाले समय में ये जो अगले 60 दिन है, इसमें ये टॉक्स कितनी होल्ड करती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है, और इसमें अभी भी तुरंत में आज कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। किस तरीके से ये जो बातचीत है ये मोड़ लेगी, क्या मोड़, किस करवट सर पता नहीं, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, कि स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं, ये घूमकर चले आएंगे। राम सर देखिए, ये जो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं वहां पर खींचातानी के बाद सिग्नेचर भी हो जाएंगे, लेकिन हम जो कुछ भी सोच रहे हैं दुनिया के ऊर्जा संकट का, सिर्फ आज का सोच रहे हैं, कल का सोच रहे हैं। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि 2075 के बाद दुनिया का पूरा तेल अरब सागर, अरब के देशों में जितना भी है वो खत्म हो जाएगा, और दुनिया में तेल बचेगा ही नहीं। तो आज की तारीख में मानवता के हित में बहुत लाजमी है कि हमको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है डेवलप करना पड़ेगी। यही कारण है कि हीलियम 3 आइसोटोप जो बहुतायत में चंद्रमा के ऊपर है, चीन भी उसकी दौड़ में लगा है, रूस भी लगा है, और भारत भी प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से अगर अंतिम ऊर्जा का कोई सॉल्यूशन होगा तो वो हीलियम 3 आइसोटोप से ही हो पाएगा। हमको जो है वर्तमान परिस्थितियों से जूझने के लिए अपनी जनता को और सरकार को अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति के आधार पर सोचना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, हर संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमको दूरगामी परिणाम उस दिन के लिए विचार करना चाहिए कि जब पूरा का पूरा तेल का भंडार खत्म हो जाएगा, तब उसका विकल्प क्या होगा। उस दिशा में अगर आज नहीं सोचेंगे तो उस दिन आज से कहीं ज्यादा परेशानी होगी, और हमारे जो भविष्य है वो काफी अंधकार हो जाएगा, केवल हमारा नहीं पूरी दुनिया का। यही एक कारण है कि अब जो है हार्मोज की जो समस्या है वो एक स्थानीय समस्या बनकर रह गई है, खींचातानी चल रही है, रस्साकसी चल रही है। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में किसी तरह का किसी को टैक्स लेने का, टोल टैक्स लेने का, वसूल करने का, सुरक्षा टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। इन सब नियमों को ताक में रख के ईरान वसूल कर रहा है, उसका ये कहना है $300 बिलियन आपने वायदा किया है, काहे का, रिकंस्ट्रक्शन का जो हर्जाना हुआ है उसको भुगतान करने का। ट्रम्प साहब ने कह दिया हम $1 भी नहीं देंगे, तो 300 बिलियन आएगा कहां से? अरब के देश चंदा करके देंगे। अब उसकी तो जिद है $300 बिलियन उसको दे दिया जाए तो उसको खोल देगा, पर मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सब कुछ होगा। हाँ, ये बात भूषण जी का बिल्कुल सही है कि वो टाइम गेन कर रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे की ताकत, डिप्लोमेटिक ताकत और दबाव डालकर अपनी शर्तों को ज्यादा पुख्ता तरीके से बना सकें। रहा प्रश्न ये कि जो मूल समस्या थी अमेरिका की, वो इस समय पृष्ठभूमि में चली गई। उनका ये कहना था कि 340 किलो जो यूरेनियम एनरिच है उसको नष्ट करो या हमको सौंपो, वो उसने बिल्कुल एक बैकग्राउंड में डाल दिया। आज समस्या सिर्फ ये रह गई है, $300 बिलियन आप अगर उनको दे देंगे, हार्मोज खोल देंगे, लेकिन ये गलत परंपरा होगी। कल से दुनिया में सभी जगह जो है इस तरह का लोग टोल टैक्स वसूल करना शुरू कर देंगे। अभी पनामा कैनाल पर
चाइना की जो कंपनियों को ठेका दिया था उनको भगाकर किसको दे दिया गया? अमेरिका की कौन सी कंपनियां हैं? किस पर्टिकुलर व्यक्ति को उससे लाभ पहुंच रहा है? सर मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका है कौन, क्यों वो पहले विरोध करता है और उसके बाद वो क्यों कहेगा कि उसे टोल लेना है? दीवान सर। देखिए, खर्चा बहुत हो गया अमेरिका का। शुरुआत तो अमेरिका ने की है, पर बात यह आशीष जी, जिसका माइंडसेट हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप ईरान को तो मुक्का नहीं मार सकते, आप दुनिया को मुक्का मार रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं आप, तो कहीं तो दादागिरी दिखाएंगे। ये वही है, ईरान को तो भेड़ नहीं सकते। तो अभी आप बीच में आप कह रहे थे हम क्यूबा पे अटैक कर देंगे, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स। पर मैं आशीष जी आपको पर्सनल लेवल पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। G7 में भी हमने देखा बॉडी लैंग्वेज ट्रम्प की, पता नहीं आदमी क्या खाता है क्या पीता है, अभी भी वो बुलंदी से काम कर रहा है, बातें करता है सबसे। क्या कहा, अब तो हमें अगर आशीष जी से कुछ थोड़ी सी झड़प हो जाए सर, लेकिन उन बातों का क्या जिसकी बातों की वैल्यू ही ना रह जाए, समय के हिसाब से जो बातें अपनी बातों से पलटता जाए या अपने दावों से पलटता जाए तो उसकी बातों की वैल्यू नहीं रह जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, समय बस इतने की इजाजत देता आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।